नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 144 के बाद। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 143 तक पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन कौन से सेक्शन प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से सेक्शन को हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है, प्री में कैसे पूछा जाएगा, सब कुछ। आज हम बात करेंगे सेक्शन 144 के बाद। हम जानेंगे कि सेक्शन 144 के बाद कैसे प्री में पूछे जाते हैं, क्या मेंस में इनमें से कुछ बन सकता है, क्या मेंस में इनमें से कुछ नहीं बन सकता। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो कंपटीशन या एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रिटर्न बेस्ड पे हो या वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे हो। तो आज की वीडियो को बिना कुछ भी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैरेक्ट से रीड करेंगे सेक्शन 144। और हाँ, जब भी आप पढ़ा करें तो अपने बैरेक्ट साथ में लेके ही पढ़ा करें, क्योंकि अगर आप सोचें कि सिर्फ आप वीडियोज़ देख लेंगे और कोई भी रफ रजिस्टर लेके बैठ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको बैरेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। सेक्शन 144, इस संविदा पर प्रत्याभूति देना कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक सह प्रतिभू सम्मिलित नहीं हो जाता। यानी कि जो क्रेडिटर है वो ये बोल रहा है कि मुझे कोई श्योरिटी चाहिए। आप श्योरिटी हो वो ठीक है, बट मुझे वो पर्सन की भी कोई श्योरिटी चाहिए। मतलब मुझे श्योरिटी में कोई श्योरिटी चाहिए, मैं एक श्योरिटी के बिहाफ पर ये कब सब कुछ नहीं करूँगा। और जब वो कोई श्योरिटी नहीं होता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा या फिर ऐसी गारंटी क्या हो जाएगी, विधिमान्य नहीं रहेगी, ठीक है, वो वैलिड नहीं रहेगी अगर कोई श्योरिटी जॉइन नहीं करता तो। अब इसे हम बैरेक्ट से पढ़ते हैं। जहाँ की कोई व्यक्ति इस संविदा पर प्रत्याभूति देता है कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति सह प्रतिभू के रूप में उसमें सम्मिलित नहीं हो जाता, और यदि वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता है तो वो प्रत्याभूति विधिमान्य नहीं होगी। इसमें कोई एक पर्सन है वो जो ये बोल रहा है कि ठीक है मैं तो श्योरिटी दे रहा हूँ, बट मेरे अलावा एक पर्सन को और श्योरिटी देनी चाहिए, तभी क्रेडिटर आप कुछ काम करना। बट क्रेडिटर कुछ काम कर देता है और श्योरिटी, एक और श्योरिटी नहीं आ पाता, तो ये श्योरिटी या फिर ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है, इनवैलिड, वैलिड नहीं होता। इसे हम एक बार और समझेंगे। हमने अभी तक जाना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, ठीक है। ये तीनों पार्टी हैं। यहाँ पर जो श्योरिटी होता है वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर श्योरिटी बनता है और क्रेडिटर से बोलता है आप ये कॉन्ट्रैक्ट करो, अगर प्रिंसिपल डेटर कुछ काम नहीं करेगा तो उसके बदले मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। इज इट क्लियर? इतना ही होता है। बट सेक्शन 144 बताता है कि सामने वाला श्योरिटी ही इस बिहाफ पर या इस बेसिस पे दे रहा है कि एक और पर्सन और श्योरिटी बने। समझ रहे हो? यहाँ पर ये श्योरिटी है, ये बोलता है कि मैं श्योरिटी तब दूंगा, मैं गारंटी तब दूंगा। इस संविदा पर प्रत्याभूति देना, वो बोलता है कि मैं प्रत्याभूति तब दूंगा, मैं गारंटी तब दूंगा जब तक कि एक और कोई पर्सन श्योरिटी नहीं बन जाए। यानी वो कोई श्योरिटी बोलता है, वो बोलता है मैं अकेला श्योरिटी नहीं दूंगा, मुझे एक और कोई श्योरिटी चाहिए, ठीक है। जहाँ की कोई व्यक्ति इस संविदा पर प्रत्याभूति देता है वह गारंटी तो देता है, पर वो बोलता है कि मैं गारंटी तब दूंगा जब तक कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति सह प्रतिभू के रूप में सम्मिलित नहीं हो जाता। वो बोलता है मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, पर मुझे एक पर्सन और चाहिए। मतलब हम दोनों मिलके देंगे और आप सिर्फ मेरी गारंटी पे ही कुछ और मत कर देना। वो क्रेडिटर से सीधा सीधा बोल रहा है, जो ए हमारा श्योरिटी है, फर्स्ट श्योरिटी है, वो क्रेडिटर बी से सीधा सीधा बोलता है कि आप सी जो है उसको आप कुछ भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट मत करना है, कुछ भी मत करना, कुछ भी ऐसा कार्य मत करना। कब तक नहीं करना? जब तक कि मैं श्योरिटी हूँ, एक और श्योरिटी नहीं आ जाए। या पर्टिकुलर वो किसी नाम बोल रहा है, वो बोल रहा है कि डी पर्सन को भी को श्योरिटी बनाओ, तो ए बोल रहा है कि जब तक डी को श्योरिटी नहीं बनेगा तब तक बी, आप जो क्रेडिटर हो ना, बी यहाँ पर क्रेडिटर है, आप प्रिंसिपल डेटर के लिए कुछ भी कार्य मत करना। अगर आप कुछ भी कार्य करोगे तो उसके लिए मैं नहीं माना जाऊँगा, ठीक है। मतलब मेरी गारंटी तभी वैलिड होगी जब तक कि डी नहीं आ जाए। समझ में आया? इसका बेसिकली सिर्फ इतना मतलब है कि एक श्योरिटी बोलता है क्रेडिटर से कि आप कोई भी काम तब तक मत करना जब तक ये कोई श्योरिटी नहीं आ जाए। बेसिकली एक श्योरिटी दूसरे श्योरिटी की मांग कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 145। सेक्शन 145 बोलता है, एक प्रॉमिस के बारे में बताता है, एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है। किसका?
प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन। हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने पढ़ा यहाँ पर 3 पार्टी हैं, ए बी सी। ए इज़ अ प्रिंसिपल डेटर, बी इज़ अ श्योरिटी एंड सी इज़ अ क्रेडिटर। ओके, इतना हमने पढ़ा। यहाँ पर हमने जाना कि फर्स्ट जो लाइबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल डेटर की होती है क्रेडिटर के प्रति, ठीक है। बट अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है प्रिंसिपल डेटर तो फिर ये लाइबिलिटी स्विच होके बी यानी श्योरिटी पर आ जाती है। इतना हमें पता है, श्योरिटी पर बी पर लाइबिलिटी आ जाती है श्योरिटी पर कि वो प्रॉमिस अब सी को पूरा करे। पहली लाइबिलिटी ए पर है, अगर ए बाय डिफ़ॉल्ट करता है तो ये लाइबिलिटी बी पर स्विच हो जाती है। अब बी क्या करता है, वो सारे काम कर देता है जो एक्चुअल में करने ए को थे। तो यहाँ पर क्या है, बी क्या है, श्योरिटी यानी प्रतिभू है, ये मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर है और ये लेनदार क्रेडिटर है। बी ने वो सारे काम किए जो एक्चुअल में करने ए को थे, पर बी ने क्यों किए, क्योंकि बी था श्योरिटी और श्योरिटी को एक श्योरिटी पर लाइबिलिटी होती है कि जब प्रिंसिपल डेटर नहीं काम करेगा तो आपको करना पड़ेगा। तो बी ने वो सारे काम किए ए के बिहाफ पर, ठीक है। नाउ बी का ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो या नहीं हो, ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि अगर श्योरिटी आपके बदले कुछ काम करे, अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बदले या उसकी लाइबिलिटी को पूरा करता है तो फिर प्रिंसिपल डेटर को ये विवक्षित वचन होता है कि वह जो भी उसको हानि हुई है उसकी पूर्ति करे। प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन, ये विवक्षित वचन किसके लिए होता है, प्रिंसिपल डेटर के लिए। ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है, ये एक्सप्रेसली प्रॉमिस नहीं होता जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो। ये माना जाता है कि प्रिंसिपल डेटर एक वचन दे रहा है कि यदि मैं डिफ़ॉल्ट करूंगा, मेरे डिफ़ॉल्ट करने पर आप पेमेंट करते हो, आप कोई भी क्षति उठाते हो तो उसका भुगतान मैं आपको करूंगा। ये 145 सेक्शन में बताया गया जो कि प्री के पर्पज से ही इंपॉर्टेंट है, 144 और 145 दोनों, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 146 के बारे में। सेक्शन 146 प्री के पर्पज से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्री के पर्पज से इसमें कैसे पूछा जाएगा, सह प्रतिभू सामान्यतः इक्वली कब लायबल होते हैं, जब इक्वली लायबल होंगे तब आप 146 को टिक करेंगे प्री में। और जब विभिन्न राशियों के लिए, मतलब यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। यहाँ पर श्योरिटी पहले से ही बोल देते हैं कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं इतना पार्ट का जिम्मेदार हूँ, तुम इतने पार्ट के जिम्मेदार हो। यहाँ पर वो अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड लाइबिलिटीज़ पूछा जाए या पूछा जाए विभिन्न राशियाँ पूछा जाए तो 147, और जब समान इक्वल लाइबिलिटीज़ हो, उनने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन ही नहीं किया है, तो लाइबिलिटीज़ इक्वल होगी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल डेटर ने 2000 रुपये का डिफ़ॉल्ट किया है तो दोनों श्योरिटी या जितने भी श्योरिटी होंगे आपस में रुपीज़ को इक्वली डिवाइड करेंगे। और अगर उन्होंने कुछ शेयर अपना बनाया है कि 20% के लिए मैं लायबल हूँ, 40 के लिए ये लायबल है, तो फिर वो उतना उतना शेयर देंगे। ये आपके प्री में पूछा जाता है, ठीक है। और 146 सेक्शन बात भी इतनी ही करता है, सह प्रतिभू सामान्यतः अभिदायी करने के दायी होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे, जब उन्होंने डिवाइड नहीं किया होगा और उन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा है कि मैं सिर्फ 20%, मैं 30% या मैं 60% का लाइबिलिटी या दायित्व उठाता हूँ, तो वो फिर 147 सेक्शन में आएगा। ये दोनों सेक्शन सिर्फ इतना ही बताते हैं। आई होप आपको ये दोनों सेक्शन समझ में आए होंगे ना। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। अब प्री और मेंस में आपको कैसे कैसे लिखना है, इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट में जाके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच करना है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको प्री में, मेंस में कैसे कैसे तैयार करना है, मेंस में कैसे आंसर राइटिंग फ्रेम करनी है। ये आपका चैप्टर आज पूरा होता है। अब मैं आपके लिए सेपरेटली एक और वीडियो लाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जुडिशरी में, प्री में और मेंस में किस किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। प्री में तो आई होप आप सबको बता ही चुकी हूँ कि प्री में ऐसे ही होता है, 146 सेक्शन, 147 सेक्शन, 144 सेक्शन, है ना, या फिर 128 सेक्शन कैसे पूछा जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मेंस में मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगी और बताऊँगी कि मेंस में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है, ठीक है, प्रतिभू के दायित्व बताइए, प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है, इसमें कितने कितने पक्षकार होते हैं, प्रतिभू के लिए क्या प्रतिफल होता है, तो आपको कैसे सेक्शन मेंशन करने हैं,
ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको पूरा तो मेंस में नहीं लिखना होगा, जो आपसे मेंस में पूछा जाएगा वही लिखेंगे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, प्रतिभू के क्या क्या दायित्व होते हैं, तो सारे दायित्व लिखने हैं आपको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिखना है। आपको पूछे चलत प्रत्याभूति यानी कंटिन्यू गारंटी क्या होती है, तो आपको वो लिखना है। आपको पूछे कंटिन्यू गारंटी क्या होती है और कंटिन्यू गारंटी में जो प्रतिभू होता है वो कब डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर कंटिन्यू गारंटी क्या होती है, कंटिन्यू गारंटी का रेवोकेशन कैसे हो सकता है, तो ये लिखना है। आपको पूछे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी होता है वो कब कब डिस्चार्ज हो सकता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन लिखना है। फिर आपको कौन कौन से सेक्शन मेंशन करने हैं, पर्टिकुलर मैं इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक का नाम लेके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड MCQ चाहिए या PYQ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में MCQ या PYQ कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय।